कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 5.6 सीखेंगे, जिसमें हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलटीआई सिस्टम्स के बारे में जानेंगे जिन्हें एलसीसीडीई सिस्टम्स कहते हैं। तो आज है हमारा मॉड्यूल 5.6 जिसमें हम एलसीसीडीई रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। तो ये एलसीसीडीई क्या होता है? एलसीसीडीई एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमने पिछले दो वीडियोस में या पिछले दो मॉड्यूल्स में जो हमने देखा आरएलसी सर्किट्स के बारे में और कैसे हम उन्हें एनालाइज कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि हम अगर एक सिंपल आरएलसी सर्किट लेते हैं जिसमें दिस इज आर, दिस इज सी, दिस इज सम वी नॉट ऑफ टी एंड दिस इज सम वी आई ऑफ टी, और यहाँ पे हम अगर करंट लेते हैं I, तो यहाँ पे भी करंट आएगा I अज्यूमिंग नो लोड कंडीशन। तो इसका हम अगर टाइम डोमेन में अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू CV, दैट मीन्स दैट करंट विच इज इक्वल टू dq by dt इज इक्वल टू C टाइम्स dV बाई dt। अब C क्योंकि कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जो है वो अंदर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अगर इस सर्किट का इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास आता है VI ऑफ t इज इक्वल टू IR प्लस V0 ऑफ t। तो इसको हम अब I की जगह पे हम लिख सकते हैं C टाइम्स dV0 बाई dt। सो दिस इज RC dV0 बाई dt प्लस V0 ऑफ t। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है कि हमारे पास ये जो RC सर्किट था उसके टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन को जब हमने पता किया तो हमारे पास आया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी होता है एलटीआई सिस्टम्स का, जिन्हें आप इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि इस सिस्टम के इस इक्वेशन में तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं। इस टर्म का कोएफिशिएंट है 1 विच इज़ अ कांस्टेंट, इस टर्म का कोएफिशिएंट है RC जो कि कांस्टेंट है अगर हम R और C को कांस्टेंट्स मानते हैं, और इस टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो भी है 1 जो कि भी कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके सारे कोएफिशिएंट्स अगर कांस्टेंट है तो वो बन जाता है एलसीसीडीई, और एलसीसीडीई एलटीआई सिस्टम्स का एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, यानी कि एलसीसीडीई इक्वेशंस आर एलटीआई बट not all LTI systems can be written as LCCDE। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने सारे LCCDE इक्वेशंस होते हैं उनमें आप कुछ एक छोटी सी कंडीशन लगा के, जिसके बारे में हम जानेंगे, आप उन्हें LTI सिस्टम्स बता सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ एलटीआई सिस्टम्स होते हैं जिन्हें आप एज एलसीसीडीई रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। पर वो जो कैटेगरी है सिस्टम्स की वो बहुत ही छोटी है, वो हमारे लिए इस कोर्स में इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस कोर्स में ज़्यादातर सिस्टम्स हम जो भी स्टडी करेंगे उन सभी को हम एज अ एलसीसीडीई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एक एलसीसीडीई का जनरल फॉर्मेट कैसा होता है। तो हम अगर एलसीसीडीई इक्वेशंस का अगर जनरल फॉर्मेट लिखें, अगेन आप याद करें एलसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो जनरल जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है
summation k is equal to 0 to capital N a k डी के वाई बाई डी टी के, यहाँ पे y जो है वो हमारा आउटपुट है, दैट इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल M बी के इंटू डी के एक्स बाई डी टी के। तो यहाँ पे x जो है वो हमारा इनपुट है और y जो है वो हमारा आउटपुट है, और जो हमारे ए केज और जो बी केज हैं दे आर सम आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यूजुअली यू टेक m टू बी लेस देन इक्वल टू n। कुछ बहुत रेयर सिस्टम्स हैं जिनमें कैपिटल M कैपिटल N से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो सिस्टम्स हम स्टडी करेंगे इस कोर्स में और ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिस्टम्स होते हैं उनमें भी कैपिटल M कैपिटल N से कम होता है। तो इस नोटेशन का मतलब क्या है? इस नोटेशन का मतलब है कि आपने y को t के रिस्पेक्ट में k बार डिफ्रेंशिएट किया, यानी कि जैसे कि अगर आपके पास d स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है, सो दैट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ dy बाई डी टी। फिर जैसे आपके पास अगर d क्यूब y बाई डी टी क्यूब है, सो दैट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ d स्क्वायर y बाई डी टी स्क्वायर। इसी तरीके से आप y को t के रेस्पेक्ट में अगर k बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगा, और अगर x को आप y के रेस्पेक्ट में x को अगर आप t के रेस्पेक्ट में अगर k बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगा। So this is a general expression for LTI system represented as LCCD। तो अब ये LCCD जो है ये LTI सिस्टम कब बनता है? तो इसका रूल ये है कि अगर ये सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, यानी कि जब इनिशियल रेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हमने इनपुट देना शुरू नहीं किया है तब आउटपुट शुड बी 0, यानी कि पहले से सिस्टम में कुछ भी स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर ये सिस्टम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब वो सिस्टम LTI होता है। तो इनिशियल रेस्ट ऑफ LCCDE implies that the system is causal and LTI। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसे हमें सेटिस्फाई करनी होगी। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर इनपुट लेते हैं और इस LCCD को सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसका आउटपुट कैसे निकालें अंडर दिस कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट। तो मान लीजिए हमने जो सिंपल सा एग्जांपल लिया वो हमारे RLC सर्किट से ही मोटिवेटेड है। एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेंगे। तो अब मैंने जो ऑर्डर कहा वो होता है कि ये जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट किस पावर का है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा डेरिवेटिव इज मैक्सिमम ऑफ कैपिटल N पावर, तो इसे हम कह सकते हैं nth ऑर्डर LCCD। अब हम अगर एक फर्स्ट ऑर्डर LCCD लें जैसा कि हमारे RC सर्किट में और RL सर्किट में भी आया था, तो उसका एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं dy बाई डी टी प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पे ये LCCD है क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो कोएफिशिएंट्स हैं सारे टर्म्स के वो कांस्टेंट है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो x का जो ऑर्डर है वो y के ऑर्डर से कम है। x का डेरिवेटिव का ऑर्डर है 0, y का डेरिवेटिव का ऑर्डर है 1। तो यहाँ पे हमने जो ये कंडीशन ली थी दैट m शुड बी लेस देन इक्वल टू n, वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है। तो इसे अब सॉल्व कैसे किया जाए? तो इस तरह के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं LCCD, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम उसके जनरल सोल्यूशन y ऑफ t को
दो टर्म्स में लिखते हैं, एक तो होता है y होमोजेनस और एक होता है y पर्टिकुलर। तो ये हुआ होमोजेनस और ये हुआ पर्टिकुलर। तो होमोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस सॉल्यूशन वो होता है जब हम इनपुट को 0 मान लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 के लिए जो आउटपुट होगा वो होगा होमोजेनस सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होगा जो कि उस पर्टिकुलर x के लिए जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जो हमारा नेट आउटपुट होगा वो इन दोनों सॉल्यूशंस का सम होगा, जिसमें हमें फिर इनिशियल रेस्ट के कंडीशन को लगाना है और फिर हमें हमारे इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका आप होमोजेनस सॉल्यूशन निकालते हैं। तो होमोजेनस सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x को 0 मान लेंगे। तो x को हम अगर 0 मानते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है dy/dt प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू -2y, फिर यहाँ से आया dy/y इज इक्वल टू -2t, और इसे हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू सम a टाइम्स e पावर -2t। तो ये है इस इक्वेशन का होमोजेनस सॉल्यूशन। अब हम अगर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना चाहें, फाइंड yp, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि हमारा जो आउटपुट है y दैट इज अगेन एक्सपोनेंशियल, और स्पेशली ये जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वहाँ पे जो हमारा आउटपुट का जो फॉर्म होगा वो इनपुट के फॉर्म से बहुत सिमिलर होगा, सिर्फ एक कांस्टेंट की तब्दीली हो जाएगी। तो हम अगर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो हम पहले तो हमें इसके लिए इनपुट पता होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारा इनपुट है x ऑफ t इज इक्वल टू k टाइम्स e पावर 3t टाइम्स u ऑफ t। तो हमारा अगर हमारा इनपुट है तो हम फिर अब मान लेंगे कि हमारा जो आउटपुट है दैट इज ऑफ द सेम फॉर्म। सो अज्यूम yp ऑफ t इज इक्वल टू सम k प्राइम टाइम्स e पावर 3t। तो इसे अब हम अगर हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम u ऑफ t को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ t ग्रेटर देन 0 के टाइम पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। t लेस देन 0 पे हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारा आउटपुट है वो 0 है। तो हम अगर t ग्रेटर देन 0 पे अगर हम ऑपरेट करते हैं तो dy/dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स k प्राइम e पावर 3t, फिर प्लस 2 टाइम्स y विच इज 2 टाइम्स k प्राइम e पावर 3t विच इज इक्वल टू x ऑफ t विच इज k प्राइम टाइम्स 3t। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे ये जो है ये सिर्फ हमारा k है, नॉट k प्राइम। तो अभी हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारे हर टर्म में e पावर 3t का जो टर्म है वो हमारे तीनों टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा k प्राइम इज इक्वल टू k/5। तो यानी कि हमारा जो y पर्टिकुलर है दैट इज इक्वल टू k/5 e पावर 3t u ऑफ t। अब हमें चाहिए कि हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या हो। तो यहाँ पे हमने जो निकाला था ये था y होमोजेनस, तो इसीलिए यहाँ पे हम एक सबस्क्रिप्ट h लिख दे रहे हैं।
तो अभी इसके फुल सोल्यूशन को निकालने के लिए हम अब यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम अगर उसको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आएगा a टाइम्स e पावर -2t प्लस k बाई 5 e पावर 3t होल इंटू u ऑफ t। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट। तो इनिशियल रेस्ट का मतलब ये है इस केस में दैट y ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसीलिए यहाँ पे एक ही कंडीशन है। अगर इस इक्वेशन का ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे ही हमें और कंडीशंस लगाने पड़ेंगे, यानी कि हम फिर y के डेरिवेटिव, y का सेकेंड डेरिवेटिव, y का थर्ड डेरिवेटिव, उन सारे टर्म्स को हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम अगर y ऑफ 0 को अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास, हम अगर यहाँ पे t इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये टर्म जो है वो 1 हो जाएगा, ये टर्म भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस k बाई 5 विच शुड बी इक्वल टू 0, विच मीन्स कैपिटल A शुड बी इक्वल टू माइनस k बाई 5। तो उसकी वजह से इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो होगा k बाई 5 इंटू e पावर 3t माइनस e पावर माइनस 2t इंटू u ऑफ t। तो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल LCCD का, जहाँ पे हमने देखा कि इनिशियल रेस्ट के कंडीशन को यूज़ करके हम इस इक्वेशन का होमोजेनस सोल्यूशन और फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल के दोनों को ऐड करके हम कैसे कॉन्स्टेंट्स डिटरमाइन करके हम इस इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगले मॉड्यूल में हम LCCD इक्वेशन के बारे में और कुछ देखेंगे, उसके एक और एग्जाम्पल देखेंगे और फिर देखेंगे कि हम LCCD इक्वेशंस का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाल सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को फिर कैसे एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।